So hey guys, welcome back to our another new video, and in this video we are going to discuss more height about the cell organelles. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में हम लोगों ने अभी भी जारी रखा था डिस्कशन about the nucleus, cytoplasm and the endoplasmic reticulum, and in this video we are going ahead dealing with other cell organelles like ribosomes, mitochondria, lysosome, plastid and many more. So without wasting the time, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. That topic is ribosome. राइबोसोम है क्या? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोई सेल ऑर्गेनेलिस जो है, एक तो मिस राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेलिस है, बट हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है हमारे सेल में, जो साइटोप्लाज्म जो भरा पड़ा है, ये तो न्यूक्लियस है, ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है. तुम्हारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो राइबोसोम जो है वो एक टीनी ग्रैन्युलर टाइप बॉडी है. ग्रैन्युलर मतलब दानेदार बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है जो फ्रीली मूव करता है इस साइटोसोल में. साइटोसोल साइटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे हमारा साइटोप्लाज्म बना होता है. ठीक है, तो राइबोसोम होता क्या है? तो पहला ठप्पा डाल दीजिएगा कि फ्रीली मूविंग बॉडी इन साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, कि ये जो राइबोसोम जो है वो फ्रीली मूविंग बॉडी है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में पाया जाता है ना. स्ट्रक्चर जो है इसका टीनी ग्रैन्युलर टाइप है. इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो टीनी ग्रैन्युलर टाइप बॉडी है. इसका टीनी ग्रैन्युलर टाइप बॉडी समझिए कैसे बताएं आपको, आटे की छोटी छोटी गोली की तरह. छोटा छोटा जो गोली होता है ना, जैसे आप लोग खाया होगा, पहले हुआ था ना जंबो की गोली, जिसके अंदर वो सॉफ्ट डाला होता था पहले, है ना. तो वो जंबो की तरह ही ना, टॉफ़ी की तरह इसका बॉडी है. शेप टीनी ग्रैन्युलर टाइप, दानेदार, चावल के दाने की तरह, दाल के दाने की तरह, उससे तो बहुत छोटा. ठीक है, नहीं तो कैसे बताऊँ मैं आपको, नमक के दानेदार की तरह. नमक होता है ना दानेदार, वैसा. ठीक है, हाँ, बेस्ट एग्जांपल नमक की तरह ही होता है. नमक के दानेदार बॉडी की तरह साइटोसोल में वो पाया जाता है. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग यू शुड नोट इज ribosomes are found in both prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. जो राइबोसोम जो होता है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, क्योंकि एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जिसमें हम लोगों ने पहले आई थिंक पहला या दूसरा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर के पहले लेक्चर में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ अच्छे से. क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है. यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है, प्रोकैरियोटिक में भी न्यूक्लियोइड नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है ना.
बट राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। बट यहाँ पे ये आता है कि कोई कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोगों ने पढ़ा था कि राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। मेनली उसका साइट तो वही है, बनने वाला मैन्युफैक्चरर साइट तो वही है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोइड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस। और फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब प्रोकैरियोटिक में जब ना न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियोलस होता है तो राइबोसोम इसमें कैसे पाया जाता है? तो मैं बोलूँगा भैया प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो होता है मैनी 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 सेंस, हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अनडिफाइंड होता है, वो अनडिफाइंड होता है, वो इतना छोटा होता है कि आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकोगे। तो देखिए वो पैदा भी नहीं लिया है ठीक से, वो पैदा भी नहीं लिया है ठीक से, ठीक है, रीज़न बस यही है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोइड नहीं होता है, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है न्यूक्लियोलस की वजह से, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि न्यूक्लियोलस होता है थोड़ा सा बट बहुत अनमैनर्ड अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अगर डिफिनेशन अगर आपने ये लिख दिया कि न्यूक्लियोलस नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काम चला हुआ एकदम बिल्कुल सही है। और अगर आपने ये लिखा है कि न्यूक्लियोलस होता है बट अनडिफाइंड है तो भाई यू आर द ग्रेट। फिर यहाँ पे ये आता है, लिख दीजिएगा कि राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of protein molecule. Ribosomes are mainly responsible for the synthesis of protein molecule। हम लोगों ने ये बार कितने बार डिस्कस किया है कि राइबोसोम जो होता है वो only and only responsible for the synthesis of protein, synthesis of protein। राइबोसोम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। राइबोसोम लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लिपिड किसका फॉर्मेशन, लिपिड किसके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है? वो है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। राइबोसोम जो होता है वो भारी मात्रा में कहाँ पाया जाता है? हमारे RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, फाउंड abundantly इन RER में पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे बात को कि जो हमारा राइबोसोम जो है आर एब्सेंट इन मेमेलियन RBC, मेमेलियन RBC। राइबोसोम जो होता है वो मैमल्स के RBC में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स जो है वो मैमल्स के RBC में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो अबाउट राइबोसोम। इसके अलावा है बहुत कुछ पढ़ने को बट आपके लिए इतना काफ़ी है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सही तरीके से वीडियो बना लीजिए। So after having this all, now we will come to the topic and our next topic is, और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस जिसे हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं और या तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। वीडियो ऑन है ना? लेट मी चेक। ओके ऑन है। सो हम लोग बोल रहे थे कि गोल्गी बॉडी के बारे में। थिंग इज व्हाट
गोल्गी बॉडी बोलिए या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलिए, या गोल्गी एपरेटस बोलिए, गोल्गी एपरेटस बोलिए, जी है ये। जी, गोल्गी एपरेटस है क्या? गोल्गी एपरेटस समझिए, मेरे घर पे खाना बना, मेरे को खाना किसी और के पास पहुंचाना है, तो मैं उस खाने को एक सब स्टेशन के पास भेजूंगा कि भाई ले मेरा खाना तैयार है, तो ये खाने को पैक कर और तू भेज दे। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, कुछ भी खाने को सामान बना, चिप्स, कॉम्प्लेक्स, हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स कुछ भी बना, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में बना, वो क्या करता है, एक सब स्टेशन भेजता है जहाँ पर उसका पैकेजिंग होता है। सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। सेल में जो वेरियस सेल में जो वेरियस सेल ऑर्गेनेलिस खाना जो बनाते हैं या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं या किसी भी चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है, या सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो वो सब एक वेसिकल्स बोले तो एक छोटे छोटे, समझिए कि इस तरह वो पैकेट बनाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में बनाते हैं, ठीक है, और इसको भेजते हैं एक सब स्टेशन के पास। वो सब स्टेशन क्या करता है, इसको टारगेटेड प्लेस के पास भेजता है, टारगेटेड प्लेस के पास भेजता है। तो जो हमारा जो सब स्टेशन जो हमारा सेल में कहलाता है ना, तो वो सब स्टेशन की तरह ही काम करता है हमारा गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी क्या है, एक डिस्पैचिंग बॉडी है जो सब स्टेशन की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे ढेर सारा सामान सब मिल करके पैक करके वेसल्स के रूप में आया और ये उसको डिस्पैच कर रहा है, ये उसको डिस्पैच कर रहा है। गोल्गी बॉडी क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सब्सटेंस या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसको टारगेटेड प्लेस के पास भेजेगा कौन, उसको टारगेटेड प्लेस के पास भेजेगा कौन, है ना। अगर मान के चलिए कि अगर RER, ठीक है, या SER किसी भी तरीके का इंजाइम, है ना, इंजाइम बना रहा है या हाइड्रोलाइटिक इंजाइम बना रहा है या लिपिड्स बना रहा है जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड सब बन रहा है, तो उस सबको टारगेटेड प्लेस के पास भेजेगा कौन, कोई तो इंसान चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसके पास मैं लेके जाऊं कि भाई 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 ये तैयार है, मैं इसको कहाँ पे भेजूँ, तो वो उसको ना स्टम्प करके लिख देगा एड्रेस कि हाँ इसको पास वहाँ के पास जाना है और मुझे इसको यहाँ पे भेज देना है। उसके पास मैं छोड़ दूंगा कि भाई ठीक है ले मेरा तैयार हो चुका है, तू अपने पास रख और इसको तू भेज दे। तो वही काम करता है गोल्गी ऑपरेटर से, समझिए कि पोस्ट ऑफिस से ही है, कुरियर वाला बॉडी यही है ना, कुरियर वाला बॉडी है। तो इसका जो नेटवर्क जो होता है बहुत टफ होता है और बहुत हाईली डिस्कसेबल होता है थोड़ा सा, तभी भी इसको ज़्यादा डिस्कस करके हम लोग ना अपना टाइम वेस्ट करें तो वही अच्छा होगा। बट इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर जान लें कि जो गोल्गी ऑपरेटस जो होता है, गोल्गी ऑपरेटस फाउंड इन मेम्ब्रेनस sac like structure covering the nucleus partially तो गोल्गी ऑपरेटस जो होता है, मान के चलिए कि अगर ये सेल है, मान के चलिए कि अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो गोल्गी ऑपरेटस जो होता है वो कुछ इस तरह से न्यूक्लियस को घेरा हुआ रहता है, कुछ समझिए इस तरह से। यहाँ पे क्या हो रहा है ना हमारा, इसके पहले एक लाइन लिख लीजिए कि इट एक्ट्स लाइक अ it acts like a dispatching body sending the required material to targeted places, है ना। टारगेटेड प्लेसेस में क्या क्या आएगा,
टारगेटेड प्लेसेस में क्या क्या आएगा, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोसॉल हो गया, है ना, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, वो सब हो गया हमारा टारगेटेड प्लेसेस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो है कि इट एक्ट्स लाइक अ डिस्पैचिंग बॉडी, ये जो है एक डिस्पैचिंग बॉडी की तरह काम करता है, जहाँ पे वेरियस मटेरियल आता है, इसके पास पैक होता है और टारगेटेड प्लेस पे ये गोल्गी अपरेटस क्या करता है, उसको वो भेज देता है, उसको क्या करता है, उसके पास वो भेज देता है। ये हमारा गोल्गी अपरेटस का काम, ये है हमारा गोल्गी अपरेटस का काम। इज दिस क्लियर? वीडियो इज ऑन। गोल्गी अपरेटस, साथ ही साथ इसके साथ गोल्गी अपरेटस में वैक्यूल्स पाया जाता है, गोल्गी अपरेटस में वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, कंटेन वैक्यूल्स, हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, lactomolecules and मेलानिन। तो ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन के लैक्टोमोलिक्यूल्स हो गए, मेलानिन के मॉलिक्यूल्स हो गए, उन सबको भी कौन सिक्रीट करता है, ये हमारा गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी। साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि गोल्गी अपरेटस जो होता है कहीं ना कहीं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसे जो कुछ मेम्ब्रेन्स जो है उसके सिंथेसिस में भी उनका हाथ होता है। तो वो आप लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करूँगा, कि गोल्गी apparatus also helps in the synthesis of cell membrane, plasma membrane, nuclear membrane, etc. Golgi apparatus या Golgi body या Golgi complex are also responsible या also helps in the synthesis of cell membrane, plasma membrane, nuclear membrane, etc. तो आई थिंक इतना काफ़ी है Golgi apparatus के बारे में, है ना। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली आई होप सो आप सबके लिए चीज़ क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है, ना ज़्यादा हाई फाई ना ज़्यादा लो। द थिंग यू शुड नो, उतना ही लिखा हुआ है जितना आप लोग को जानना चाहिए और जानने की ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इज दिस क्लियर? लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। ये माइक